Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम मानव शरीर की इस अद्भुत अविश्वसनीय दुनिया में झांक रहे हैं। हाँ, नमस्कार। हमारे पास जो ये सारे लेख, शोध, नोट्स है, इनकी मदद से हम कोशिश करेंगे कि इस जटिल मशीन के कुछ रहस्यों को समझें। बिल्कुल। हमारा मकसद क्या है? इन स्रोतों से वो सबसे ज़रूरी बातें निकालना जिनसे हम ये समझ सकें कि हमारा शरीर कैसे एक साथ काम करता है। हाँ, और ख़ास तौर पे वो अंदरूनी संतुलन बनाए रखने के लिए, होम्योस्टैसिस जिसे कहते हैं। होम्योस्टैसिस, बिल्कुल। सोचिए, हम सुबह उठकर बस एक कप चाय उठाते हैं। इस छोटे से काम में भी कितने सारे सिस्टम एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। एकदम। शरीर असल में कई स्तरों पर बना है। सबसे नीचे रसायन, फिर कोशिकाएं, फिर ऊतक यानी टिश्यूज। अच्छा। फिर उससे अंग बनते हैं और अंगों से पूरे अंगतंत्र, ऑर्गन सिस्टम्स। कितने सिस्टम्स होते हैं मोटे तौर पर? करीब 11 मुख्य तंत्र हैं, जैसे दिल और खून की नसों का सिस्टम, मतलब कार्डियोवैस्कुलर, फिर नर्वस सिस्टम, पाचन तंत्र वगैरह। पर कमाल की बात यह है कि ये सब अकेले काम नहीं करते। अच्छा। हाँ, ये एक टीम की तरह हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हैं, मिलकर काम करते हैं ताकि शरीर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक स्थिर बना रहे, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। बिल्कुल। चाहे बाहर गर्मी हो, सर्दी हो, या हम दौड़ रहे हों, सो रहे हों, अंदर का माहौल स्थिर रहता है। यही होम्योस्टेसिस है। क्या बात है। तो चलिए इस टीम के एक बहुत ही अहम जरूरी सदस्य से शुरू करते हैं, हमारा दिल, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हाँ, हृदय प्रणाली। ये तो हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन है ना? 4 हिस्से होते हैं इसमें और ये लगातार धड़कता रहता है। हाँ, बिल्कुल। दिल एक मस्कुलर पंप है। इसके 4 कमरे होते हैं, चेम्बर्स। ऊपर के 2 एट्रिया कहलाते हैं और नीचे के 2 वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल, ठीक है। और इनका काम है खून को पूरे शरीर में घुमाना। दिलचस्प बात यह है कि इसके 2 सर्किट हैं, मतलब 2 रास्ते हैं खून के। 2 रास्ते कैसे? देखिए, जो दायां हिस्सा है दिल का, वो खून को फेफड़ों में भेजता है। अच्छा, ऑक्सीजन लेने के लिए। हाँ, ऑक्सीजन लेने के लिए। इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर वो ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों से वापस दिल के बाएं हिस्से में आता है। और बायां हिस्सा वो ज्यादा मजबूत होता है। वो इस ऑक्सीजन वाले खून को जोर से पंप करके पूरे शरीर में भेजता है। पूरे शरीर में? हाँ, सिर से लेकर पैर तक। यह है सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ये खून बहता कैसे है? मतलब इन नसों वगैरह में धमनियां होती है, नसें होती है, क्या फर्क है इनमें? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे सड़कों का जाल बिछाओ। धमनियां यानी आर्टरीज वो मेन हाईवे हैं जो खून को दिल से दूर ले जाती हैं। दिल से दूर? हाँ, इनमें आमतौर पर खून का बहाव तेज होता है और इनमें ऑक्सीजन वाला खून होता है। एक अपवाद है पल्मोनरी धमनी, वो ऑक्सीजन रहित खून फेफड़ों तक ले जाती है। अच्छा। और नसें, वेन्स? नसें यानी वेन्स वो सड़कें हैं जो खून को वापस दिल की तरफ लाती हैं। इनमें बहाव थोड़ा धीमा होता है और खून में ऑक्सीजन कम होती है। फिर से पल्मोनरी नसें अपवाद हैं, वो ऑक्सीजन वाला खून फेफड़ों से दिल तक लाती हैं। और आपने केशिकाओं का जिक्र किया था? कैपिलरीज। हाँ। केशिकाएं वो समझिए बिल्कुल बारीक गलियां हैं। ये धमनियों और नसों को जोड़ती हैं। असली काम यही होता है। असली काम मतलब गैसों और पोषक तत्वों का आदान प्रदान। यहीं पर खून ऊतकों को, मतलब टिश्यूज को ऑक्सीजन और जरूरी पोषण देता है। अच्छा, यहीं पर डिलीवरी होती है? बिल्कुल। और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी फालतू चीजें वापस खून में ले लेता है। इनकी दीवारें इतनी पतली होती हैं, सिर्फ एक कोशिका जितनी मोटी, कि ये अदला बदली बहुत आसानी से हो जाती है। कमाल है। तो ये तो एक पूरी डिलीवरी सर्विस चल रही है। लेकिन इस सर्विस का प्रेशर भी तो होता होगा, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं। वो कैसे कंट्रोल होता है? कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा। हाँ, ब्लड प्रेशर। शरीर में इसके लिए बड़े स्मार्ट सेंसर लगे हुए हैं। सेंसर? कहाँ पर? खास तौर पर गर्दन में जो कैरोटिड धमनी है और छाती में जो एओर्टा है,
वहाँ बैरोरिसेप्टर्स नाम के सेंसर होते हैं। अच्छा ये लगातार ब्लड प्रेशर नापते रहते हैं। अच्छा। जैसे ही ये सेंसर देखते हैं कि भाई प्रेशर बढ़ रहा है, हम्म, वो तुरंत दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि कुछ करो। हाँ कि थोड़ा धीरे करो। हम्म, तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है और दिल की धड़कन थोड़ी धीमी कर देता है, नसें थोड़ी फैल जाती हैं। और अगर प्रेशर कम हो जाए तो फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम पर लग जाता है। वो दिल की धड़कन तेज करता है, नसों को थोड़ा सिकोड़ देता है ताकि प्रेशर बढ़ जाए। अच्छा, ये वही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, फाइट और फ्लाइट वाले। हाँ, उन्हीं की बात हो रही है। इनके अलावा हमारे गुर्दे मतलब किडनीज, वो भी हार्मोन के जरिए खून की मात्रा और नसों के कसाव को कंट्रोल करके ब्लड प्रेशर मैनेज करने में मदद करते हैं। जैसे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, फाइनली ट्यून्ड सिस्टम है। वाकई कमाल है। मतलब दिल और नसें तो खून पहुंचा रही हैं, डिलीवरी कर रही हैं, लेकिन इस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए, जैसा आपने बताया, एक मास्टर कंट्रोलर भी है। हाँ, यहीं पर शायद नर्वस सिस्टम का रोल आता है, तंत्रिका तंत्र। एकदम सही। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, ये हमारे शरीर का कमांड सेंटर है, कंट्रोल रूम समझिए। कंट्रोल रूम, ठीक है। इसके दो मुख्य भाग हैं। एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। इसमें हमारा दिमाग और रीढ़ की हड्डी आते हैं। ये है हेड ऑफिस, जहां सारे बड़े फैसले होते हैं। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। इसमें वो सारी नसें आती हैं जो इस हेड ऑफिस CNS को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ती हैं। ये संदेश लाने ले जाने का काम करती हैं। जैसे केबल वायर। हाँ बिल्कुल। ये PNS भी दो तरह का है। एक सोमैटिक, जो हमारी मर्जी से चलने वाले मसल्स को कंट्रोल करता है, जैसे हाथ पैर हिलाना, और दूसरा ऑटोनॉमिक, जो अपने आप होने वाले काम संभालता है। अच्छा, ये ऑटोनॉमिक वही है जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आते हैं? हाँ बिल्कुल। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS ये उन कामों को संभालता है जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता, जैसे पाचन, दिल की धड़कन, सांस लेना, पसीना आना। और इसी ANS के दो हिस्से हैं जो अक्सर एक दूसरे के उलट काम करते हैं। जैसे कार में एक्सेलरेटर और ब्रेक होते हैं। एक्सेलरेटर और ब्रेक अच्छा उदाहरण है। हाँ, तो सिंपैथेटिक सिस्टम है एक्सेलरेटर। ये लड़ो या भागो वाली स्थिति में एक्टिव होता है। तनाव में, खतरे में ये दिल की धड़कन तेज करेगा, BP बढ़ाएगा, सांस की नली चौड़ी करेगा, खून में शुगर छोड़ेगा ताकि शरीर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। पूरी तैयारी। हाँ, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ब्रेक की तरह है। आराम करो और पचाओ। ये शांति के समय काम करता है। दिल की धड़कन धीमी करता है, BP कम करता है, पाचन को बढ़ाता है, शरीर को आराम करने और ऊर्जा बचाने में मदद करता है। और ये दोनों मिलकर संतुलन बनाए रखते हैं। बिल्कुल। जैसे आंख की पुतली का सिकुड़ना और फैलना, ये दोनों मिलकर ही कंट्रोल करते हैं। ये लगातार एडजस्ट करते रहते हैं ताकि होमियोस्टेसिस बना रहे। अच्छा, पर ये संदेश भेजते कैसे हैं? मतलब नसों के अंदर क्या होता है? क्या बिजली दौड़ती है? काफी हद तक आप सही कह रही हैं। इस सिस्टम की जो मूल इकाई है वो एक खास कोशिका है जिसे न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन? हाँ, हर न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है, कुछ पतले धागे जैसे डेंड्राइट होते हैं जो संदेश लेते हैं, और एक लंबा तार जैसा हिस्सा होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं जो संदेश भेजता है। तार जैसा? हाँ, और इस एक्सॉन पर अक्सर एक कवर चढ़ा होता है, माइलिन शीथ कहते हैं इसे। ये इंसुलेशन का काम करता है, जिससे संदेश, जो कि एक तरह का बिजली का करंट ही है, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं इसे, बहुत तेजी से दौड़ता है। अच्छा, और एक न्यूरॉन से दूसरे तक संदेश कैसे जाता है? बीच में गैप होता है शायद। हाँ, उस गैप को सिनैप्स कहते हैं। जब बिजली का करंट एक्सॉन के आखिर तक पहुंचता है तो वहां से कुछ खास केमिकल निकलते हैं। केमिकल्स? हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं इन्हें। ये केमिकल उस गैप को पार करके अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पर चिपक जाते हैं और उसे एक्टिवेट कर देते हैं। इस तरह संदेश आगे बढ़ जाता है। ये तो बहुत ही तेज प्रक्रिया होगी। बहुत तेज, मिलीसेकंड्स में होता है ये सब। और हमारा दिमाग, वो इस कंट्रोल रूम का हेड ऑफिस है आपने बताया, उसके अलग अलग हिस्से क्या करते हैं? दिमाग तो खैर अद्भुत चीज है। इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है सेरेब्रम, वो हमारी सोच, समझ, याददाश्त, भाषा, भावनाओं को कंट्रोल करता है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसे समझने का काम भी यही करता है। फिर एक और अहम हिस्सा है सेरिबेलम। ये थोड़ा पीछे की तरफ होता है। ये हमारे शरीर का संतुलन बनाने में, चलने फिरने में, कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। अच्छा, बैलेंस के लिए। हाँ, और फिर है ब्रेन स्टेम। ये दिमाग को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। ये वो जरूरी काम संभालता है जो अपने आप चलते रहते हैं, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर। इन पर हमारा कोई सचेत कंट्रोल नहीं होता। और रीढ़ की हड्डी? रीढ़ की हड्डी एक तरह का सुपर हाईवे है।
ये दिमाग से शरीर के बाकी हिस्सों तक संदेश ले जाती है और शरीर से वापस दिमाग तक लाती है। और कुछ बहुत तेज रिएक्शन, जिन्हें रिफ्लेक्स कहते हैं, जैसे गर्म चीज को छूते ही हाथ हटा लेना, वो भी ये सीधे कंट्रोल कर लेती है। कमाल है। तो नर्वस सिस्टम ने कमांड दिया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ने डिलीवरी की, लेकिन शरीर को ये सब काम करने के लिए ईंधन कहाँ से मिलता है? बिल्कुल सही सवाल। ईंधन के लिए है हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र? हाँ, ये असल में एक लंबी ट्यूब है जो मुंह से शुरू होती है और गुदा पर खत्म होती है। इसमें मुंह आता है, फिर गला, फेरिंक्स, खाने की नली इसोफेगस, पेट, स्टोमक, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर मलाशय, रेक्टम और गुदा। एक पूरी पाइपलाइन। हाँ बिल्कुल। और इस पाइपलाइन के साथ कुछ सहायक अंग भी जुड़े हैं जो मदद करते हैं, जैसे दांत, जीभ, लार ग्रंथियां, लिवर, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय और पैंक्रियाज। तो पाचन का मतलब सिर्फ पेट में खाना गला देना नहीं है? नहीं, ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसके कई चरण हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन, मतलब खाना मुंह में लेना। फिर आता है यांत्रिक पाचन, मैकेनिकल डाइजेशन, जैसे चबाना और पेट का खाने को मथना। फिर है रासायनिक पाचन, केमिकल डाइजेशन। इसमें एंजाइम नाम के खास प्रोटीन खाने के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। एंजाइम? हाँ। इसके बाद होता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, जब ये छोटे पोषक तत्व आंतों की दीवार से खून या लिम्फ में चले जाते हैं। और आखिर में है मलत्याग, डेफिकेशन, जो खाना पचा नहीं उस कचरे को शरीर से बाहर निकालना। ये रासायनिक पाचन कैसे होता है? कौन से एंजाइम कहाँ काम करते हैं? देखिए, ये मुंह से ही शुरू हो जाता है। हमारी लार में एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। मुंह में ही? हाँ। फिर खाना पेट में जाता है। वहां पेट की दीवारें एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन नाम का एंजाइम छोड़ती हैं। एसिड खाने के कीटाणुओं को मारता है और पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ना शुरू करता है। प्रोटीन का पाचन पेट में? हाँ, शुरू होता है, लेकिन असली और ज्यादातर पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में? हाँ, जब खाना पेट से छोटी आंत में आता है तो पैंक्रियाज से बहुत सारे एंजाइम आते हैं। लाइपेज फैट को पचाता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीएज प्रोटीन को। साथ ही लिवर से पित्त आता है जो गॉल ब्लैडर में जमा रहता है। पित्त फैट को छोटे छोटे कणों में तोड़ने में मदद करता है ताकि लाइपेज उस पर काम कर सके। और खाना इस लंबी ट्यूब में आगे कैसे बढ़ता है? वो मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने की एक लयबद्ध लहर से आगे बढ़ता है। इसे पेरिस्टोलिसिस कहते हैं। ये खाने को धीरे धीरे आगे धकेलता जाता है। पेरिस्टालिसिस, ठीक है। और आपने कहा कि पोषक तत्व छोटी आंत में सोखे जाते हैं? हाँ, छोटी आंत पोषक तत्वों को सोखने यानी एब्जॉर्प्शन की मुख्य जगह है। ये काफी लंबी होती है, करीब 20 फीट, और इसकी अंदर की दीवार पर लाखों करोड़ों उंगलियों जैसे छोटे छोटे उभार होते हैं। उंगलियों जैसे? हाँ, इन्हें विली कहते हैं। और हर विली पर और भी छोटे उभार होते हैं, माइक्रोविली। इनसे होता क्या है कि सोखने के लिए सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब किसी टेनिस कोर्ट जितना। टेनिस कोर्ट जितना छोटी सी आंत में? हाँ, इसी विशाल सतह से पचे हुए पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल खून की बारीक नसों या लिम्फ वाहिकाओं लैक्टियल्स में चले जाते हैं। और फिर खून इन्हें पूरे शरीर में ले जाता है? बिल्कुल। और बड़ी आंत जो खाना पच नहीं पाया, उसका क्या होता है? वो सब पानी के साथ छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत का मुख्य काम है बचे हुए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब जरूरी नमक को सोख लेना, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो और मल थोड़ा ठोस हो जाए। अच्छा। बड़ी आंत में अरबों खरबों बैक्टीरिया भी रहते हैं। ये हमारे दोस्त हैं, इन्हें गट माइक्रोबायोटा कहते हैं। दोस्त बैक्टीरिया? हाँ, ये कुछ ऐसे फाइबर को पचाने में मदद करते हैं जिन्हें हम खुद नहीं पचा सकते, और ये हमारे लिए कुछ जरूरी विटामिन भी बनाते हैं, जैसे विटामिन के और कुछ बी विटामिन्स। क्या बात है। और आखिर में जो ठोस कचरा बचता है वो मल के रूप में मलाशय में जमा होता है और फिर गुदा से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा सिस्टम खाने को ईंधन में बदलने और कचरा बाहर निकालने का काम करता है। एकदम। लिवर और पैंक्रिया जैसे सहायक अंग इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिवर पित्त बनाता है, पैंक्रियाज एंजाइम और बाइकार्बोनेट बनाता है जो पाचन के लिए जरूरी है। ठीक है, तो पाचन तंत्र ने ईंधन निकाल लिया, लेकिन इस ईंधन को जलाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हाँ। और वो हमें मिलती है सांस लेने से। तो अब बात करते हैं श्वसन तंत्र की, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। बिल्कुल। श्वसन तंत्र का सीधा सा काम है हवा से ऑक्सीजन लेना
और शरीर में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ये होता कहाँ है? मतलब फेफड़ों में? हाँ, मुख्य काम फेफड़ों में होता है, लेकिन रास्ता थोड़ा लंबा है। हवा नाक या मुंह से अंदर आती है। नाक में हवा फिल्टर होती है, गर्म होती है और नम होती है। अच्छा, नाक सिर्फ सूंघने के लिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एयर कंडीशनर की तरह भी काम करती है। फिर हवा गले फेरिंग्स से होते हुए स्वर यंत्र लैरिंग्स, जहां से आवाज निकलती है, और फिर श्वास नली ट्रेकिया में जाती है। श्वास नली, विंड पाइप। हाँ, विंड पाइप। ये आगे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, एक हर फेफड़े के लिए। फेफड़ों के अंदर ये ब्रोंकाई और पतली पतली नलियों ब्रोंक्यूल्स में बढ़ती जाती हैं, जैसे पेड़ की शाखाएं। और ये सबसे पतली नलियां आखिर में हवा की बहुत छोटी छोटी थैलियों में खुलती हैं। इन्हें एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली? हाँ, ये अंगूर के गुच्छों की तरह दिखती हैं। एक फेफड़े में लाखों एल्वियोली होती हैं, और गैसों की असली अदला बदली यही होती है। गैसों की अदला बदली, मतलब ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। बिल्कुल। पर ये होता कैसे है? मतलब हम सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, इसमें क्या होता है? क्या फेफड़े खुद पंप करते? नहीं, फेफड़े खुद एक्टिवली नहीं फैलते सिकुड़ते। ये हमारी छाती की मांसपेशियों और डायाफ्राम नाम की एक बड़ी मांसपेशी की मदद से होता है। डायाफ्राम हमारे पेट और छाती के बीच में होती है। अच्छा, डायाफ्राम। हाँ, जब हम सांस अंदर लेते हैं, इंस्पिरेशन, तो डायाफ्राम सिकुड़कर नीचे जाता है, और पसलियों के बीच की मांसपेशियां इंटरकॉस्टल मसल्स पसलियों को ऊपर और बाहर खींचती हैं। तो छाती फैल जाती है? हाँ, इससे छाती के अंदर की जगह वॉल्यूम बढ़ जाती है। जगह बढ़ने से अंदर का दबाव कम हो जाता है, और बाहर की हवा, जहां दबाव ज्यादा है, अपने आप अंदर फेफड़ों में भर जाती है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें मसल्स काम करते हैं। और सांस छोड़ना? एक्सपिरेशन, वो ज्यादातर पैसिव होता है, मतलब उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं, अपनी जगह वापस आती हैं। छाती का वॉल्यूम कम होता है, दबाव बढ़ता है, और फेफड़ों की अपनी लचक, इलास्टिक रिकॉइल, हवा को बाहर धकेल देती है। अच्छा, जैसे गुब्बारे से हवा निकलती है? हाँ, कुछ वैसा ही। जोर से सांस छोड़ने में पेट की मांसपेशियां भी मदद करती हैं। और उन छोटी थैलियों एल्वियोली में ऑक्सीजन खून में कैसे चली जाती है? देखिए, एल्वियोली की दीवारें बहुत ही पतली होती हैं, सिर्फ एक कोशिका मोटी, और उनके चारों तरफ खून की बारीक नसों यानी केशिकाओं का घना जाल बिछा होता है। अब होता यह है कि जो हवा हमने अंदर ली है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा खून के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन अपनी ज्यादा मात्रा वाली जगह यानी एल्वियोली से कम मात्रा वाली जगह यानी खून की तरफ आसानी से चली जाती है। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन? हाँ, ठीक। इसी तरह खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एल्वियोली की हवा के मुकाबले ज्यादा होती है, क्योंकि वो शरीर के टिश्यूज से आ रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकलकर एल्वियोली की हवा में चली जाती है, ताकि हम उसे सांस छोड़कर बाहर निकाल सकें। तो ये सिर्फ प्रेशर के अंतर से होता है। हाँ, गैसें हमेशा ज्यादा दबाव या ज्यादा कंसंट्रेशन से कम दबाव या कम कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। ये अदला बदली बहुत तेजी से और लगातार होती रहती है। और हमारी सांस की रफ्तार कौन कंट्रोल करता है? हम कभी तेज सांस लेते हैं, कभी धीरे। ये कैसे तय होता है? ये कंट्रोल भी दिमाग में ही होता है। ब्रेन स्टेम में श्वसन केंद्र होते हैं। ब्रेन स्टेम में फिर से? हाँ, मेडुला और पोन्स नाम के हिस्सों में। ये केंद्र खून में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के लेवल और pH यानी एसिडिटी पर कड़ी नजर रखते हैं। इसके लिए उनके पास सेंसर होते हैं। अच्छा, फेंकी जा सके। बिल्कुल, और ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ली जा सके। ऑक्सीजन का लेवल भी मॉनिटर होता है, लेकिन CO2 और pH ज्यादा संवेदनशील ट्रिगर हैं। तो शरीर ने ईंधन लिया, ऑक्सीजन ली, इस्तेमाल किया। अब इस सब प्रक्रिया में कुछ न कुछ कचरा भी तो बनता होगा। हाँ, बिल्कुल बनता है। उसे कौन साफ करता है? क्या यहाँ गुर्दों का काम आता है? मूत्र प्रणाली। एकदम सही, मूत्र प्रणाली यानी यूरिनरी सिस्टम। ये हमारे शरीर की मुख्य सफाई व्यवस्था है। फिल्टरेशन प्लांट समझिए। फिल्ट्रेशन प्लांट। हाँ, इसमें 2 बीन के आकार के अंग होते हैं, गुर्दे यानी किडनीज। फिर 2 पतली नलियां होती हैं, यूरेटर्स, जो गुर्दों से मूत्र को नीचे मूत्राशय ब्लैडर तक लाती हैं। मूत्राशय एक थैली है जहां मूत्र जमा होता है। और फिर एक और नली होती है, यूरेथ्रा, जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। तो मुख्य काम गुर्दों का है? हाँ, गुर्दे ही खून को छानने का काम करते हैं। हर गुर्दे के अंदर लाखों बहुत ही छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं। लाखों? हाँ, करीब 10 लाख हर गुर्दे में। इन्हें नेफ्रॉन कहते हैं।
असली फिल्ट्रेशन यही होता है। ये नेफ्रॉन कैसे काम करते हैं? खून कैसे साफ होता है? हर नेफ्रॉन में खून एक गुच्छे जैसी संरचना में आता है, जिसे ग्लोम्युरुलस कहते हैं। यहाँ खून पर दबाव पड़ता है और पानी के साथ बहुत सारी छोटी चीजें जैसे नमक, ग्लूकोज, यूरिया, अमीनो एसिड छनकर एक कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल में आ जाती हैं। बड़ी चीजें जैसे प्रोटीन और खून की कोशिकाएं पीछे रह जाती हैं। तो पहले सब कुछ छन जाता है, अच्छा और बुरा सब। हाँ, काफी कुछ। इसे फिल्ट्रेट कहते हैं। फिर ये फिल्ट्रेट नेफ्रॉन की लंबी मुड़ी हुई ट्यूब, रीनल ट्यूब्यूल से गुजरता है। यहाँ होता है दूसरा जरूरी काम, पुनः अवशोषण। रीअब्जॉर्प्शन मतलब वापस लेना। बिल्कुल। शरीर के लिए जो जरूरी चीजें छन गई थी, जैसे ज्यादातर पानी, ग्लूकोज, जरूरी नमक, एमिनो एसिड, उन्हें वापस खून में सोख लिया जाता है। अच्छा, मतलब अच्छी चीजें वापस। हाँ, और जो फालतू चीजें हैं जैसे यूरिया और अतिरिक्त नमक और कुछ और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो खून से सीधे ट्यूब में डाले जाते हैं, इसे स्राव या सिक्रीशन कहते हैं। वो पानी के साथ मिलकर मूत्र बन जाते हैं। तो फिल्टर करो, फिर जरूरी चीजें वापस ले लो और कचरा बाहर फेंको। एकदम सही। और ये सिस्टम इतना कुशल है, सोचिए हमारे गुर्दे दिन भर में लगभग 180 से 200 लीटर खून फिल्टर करते हैं। 200 लीटर? हाँ, लेकिन मूत्र कितना बनता है? सिर्फ 1 से 2 लीटर। बाकी सब वापस कंट्रोल करते हैं, जैसे ADH और एल्डोस्टेरॉन। क्या बात है। तो सिर्फ सफाई ही काम है गुर्दों का या और भी कुछ करते हैं? नहीं, गुर्दे मल्टीटास्कर हैं। सफाई तो मुख्य काम है ही, लेकिन इसके अलावा हाँ, ये शरीर में पानी की कुल मात्रा और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम का संतुलन बनाए रखते हैं। इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के जरिए। अच्छा, ब्लड प्रेशर में भी रोल है इनका? हाँ जी, ये खून की एसिडिटी मतलब pH को भी कंट्रोल करते हैं। ये एक हार्मोन बनाते हैं, एरिथ्रोपोइटिन, जो बोन मैरो को लाल रक्त कोशिकाएं बनाने के लिए सिग्नल देता है। अरे वाह। और ये विटामिन डी को उसके एक्टिव रूप में बदलते हैं, जो कैल्शियम सोखने और हड्डियों के लिए जरूरी है। तो ये तो बहुत सारे जरूरी काम कर रहे हैं, सिर्फ फिल्टर नहीं है। बिल्कुल, ये शरीर के होम्योस्टैसिस के लिए बहुत जरूरी अंग हैं। शरीर में इतने सारे अलग अलग काम हो रहे हैं, पंपिंग, कंट्रोलिंग, ईंधन निकालना, ऑक्सीजन लेना, सफाई करना, इन सब में तालमेल कैसे बैठता है? क्या कोई है जो इन सबको निर्देश देता है कि कब क्या करना है? हाँ, यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम का रोल आता है, अंतःस्रावी प्रणाली यानी एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम? हाँ, ये ग्रंथियों का एक नेटवर्क है जो हार्मोन बनाते हैं। हार्मोन, ये नाम तो सुना है। हाँ, हार्मोन असल में केमिकल संदेश वाहक होते हैं। ये ग्रंथियां इन हार्मोनों को सीधे खून में छोड़ती हैं। सीधे खून में? हाँ, और फिर खून के जरिए ये हार्मोन पूरे शरीर में घूमते हैं और अपने खास टारगेट अंगों या कोशिकाओं तक पहुंचकर उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या करना है, कब करना है और कितनी तेजी से करना है। तो ये नर्वस सिस्टम से अलग कैसे हैं? वो भी तो संदेश भेजता है। अच्छा सवाल है। नर्वस सिस्टम बिजली के करंट और न्यूरोट्रांसमीटर से बहुत तेजी से मिलीसेकंड्स में संदेश भेजता है और उसका असर भी जल्दी खत्म हो जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन के जरिए संदेश भेजता है जो खून में धीरे धीरे ट्रैवल करते हैं, तो उनका असर थोड़ा देर से शुरू होता है लेकिन ज्यादा देर तक रह सकता है। अच्छा, एक तेज है और एक थोड़ा धीमा पर टिकाऊ। हाँ, कह सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम शरीर के उन कामों को कंट्रोल करता है जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे विकास, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, शरीर ऊर्जा कैसे इस्तेमाल करता है, मूड, नींद, पानी का संतुलन और प्रजनन। कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं इसमें? कई हैं। दिमाग में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि हैं। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये दूसरी कई ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। फिर गले में थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां हैं। छाती में थाइमस, पेट के पास एड्रिनल ग्रंथियां गुर्दों के ऊपर, और पेंक्रियास। हाँ, पेंक्रियास पाचन एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन भी। और फिर प्रजनन ग्रंथियां, पुरुषों में वृषण, टेस्टिस, और महिलाओं में अंडाशय, ओवरीज। पैंक्रियास दोनों काम करता है, पाचन भी और हार्मोन भी? हाँ, पैंक्रियास का एक हिस्सा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन बनाता है जो खून में शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन? हाँ, ये तो डायबिटीज से जुड़ा है। बिल्कुल। इंसुलिन खून से शुगर को कोशिकाओं में भेजने में मदद करता है, जिससे शुगर लेवल कम होता है। ग्लूकागॉन इसका उल्टा काम करता है। और ये सिस्टम काम कैसे करता है? मतलब
ग्रंथियों को कैसे पता चलता है कि कब हार्मोन बनाना है कब नहीं? ये ज्यादातर फीडबैक लूप्स पर काम करता है, खासकर नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक। हाँ, जैसे थर्मोस्टैट काम करता है ना, कमरे का तापमान सेट कर दिया, जब उससे ज्यादा होता है तो एसी चालू, कम होता है तो बंद, या हीटर चालू। वैसे ही मान लीजिए थायराइड ग्रंथि T3 T4 हार्मोन बनाती है जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। जब खून में इन हार्मोन का लेवल कम होता है तो दिमाग, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी सिग्नल TRH और TSH हार्मोन भेजकर थायराइड को कहता है कि और बनाओ। जब लेवल सही हो जाता है तो ये बढ़े हुए T3 T4 हार्मोन वापस दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि बस अब और TRH TSH मत भेजो। अच्छा, मतलब प्रोडक्ट खुद ही अपने बनने को रोक देता है जब काफी हो जाता है। एकदम। इसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। इससे हार्मोन का लेवल एक सही रेंज में बना रहता है। ज्यादातर हार्मोन ऐसे ही कंट्रोल होते हैं। एड्रिनल ग्रंथियां कोर्टिसोल तनाव हार्मोन और एल्डोस्टेरॉन नमक कंट्रोल बनाती हैं। प्रजनन ग्रंथियां सेक्स हार्मोन बनाती हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं में, टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों में। ये सब शरीर के संतुलन के लिए जरूरी है। तो ये एक और कंट्रोल सिस्टम है जो नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। बिल्कुल, दोनों मिलकर शरीर के सारे फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। और अंत में एक और बहुत ज़रूरी सिस्टम है जो जीवन को आगे बढ़ाता है, प्रजनन प्रणाली। हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ बिल्कुल, प्रजनन प्रणाली का मुख्य काम है अगली पीढ़ी को पैदा करना। ये बाकी सिस्टम से थोड़ा अलग है क्योंकि ये व्यक्ति के जीवित रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्पीशीज़ के बने रहने के लिए ज़रूरी है। इसमें क्या आता है? पुरुषों और महिलाओं में ये अलग अलग होता है। पुरुषों में मुख्य अंग है वृषण, टेस्टिस, जो शुक्राणु, स्पर्म और पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन बनाते हैं। फिर कुछ नलिकाएं, एपिडिडिमिस, वास डेफरेंस और ग्रंथियां होती हैं जो शुक्राणु को स्टोर करने, पोषण देने और बाहर निकालने में मदद करती हैं। और महिलाओं में? महिलाओं में मुख्य अंग हैं अंडाशय, ओवरीज, जो अंडे, ओवा या एग्स और महिला हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाते हैं। फिर फैलोपियन ट्यूब होती हैं जहां आमतौर पर निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, गर्भाशय, यूट्रस, जहां भ्रूण विकसित होता है, और योनि, वजाइना। शुक्राणु और अंडे ये कैसे बनते हैं? क्या ये प्रक्रिया एक जैसी होती है? नहीं, इसमें काफी फर्क है। पुरुषों में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस यौवन के बाद शुरू होती है और लगभग पूरी जिंदगी चलती रहती है। हर दिन लाखों शुक्राणु बनते हैं। एक कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। लाखों हर दिन? हाँ, जबकि महिलाओं में अंडे बनने की प्रक्रिया ओजेनेसिस बहुत अलग है। लड़कियां जब पैदा होती हैं, उनके अंडाशय में उनके जीवन भर के सारे अविकसित अंडे, प्राइमरी oocytes, पहले से मौजूद होते हैं। जन्म से ही? हाँ, फिर यौवन के बाद हर महीने आमतौर पर सिर्फ एक अंडा परिपक्व होकर अंडाशय से निकलता है। इसे ओव्यूलेशन कहते हैं। और एक कोशिका से सिर्फ एक ही अंडा बनता है, बाकी छोटी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ये प्रक्रिया मेनोपॉज तक चलती है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, और महिलाओं में ये सब एक मासिक धर्म चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल के तहत होता है, जो करीब 28 दिन का होता है। हाँ, मासिक धर्म चक्र, ये कैसे कंट्रोल होता है? ये भी हार्मोनों का ही खेल है। दिमाग, पिट्यूटरी ग्रंथि से FSH और LH हार्मोन निकलते हैं जो अंडाशय पर काम करते हैं। अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाते हैं। इन चारों हार्मोनों के लेवल का घटना बढ़ना ही पूरे चक्र को कंट्रोल करता है। अंडे का विकास, ओव्यूलेशन और गर्भाशय के अंदरूनी परत का बनना और झड़ना। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो यही परत मासिक धर्म के रूप में बाहर आती है। और अगर निषेचन हो जाता है, मतलब शुक्राणु अंडे से मिल जाता है, तो फिर एक युग्मनज बनता है जो विभाजित होना शुरू करता है और गर्भाशय में जाकर चिपक जाता है, इम्प्लांटेशन। फिर प्लेसेंटा बनता है और गर्भावस्था आगे बढ़ती है। ये सब भी हार्मोनों द्वारा ही नियंत्रित होता है। ये तो वाकई बहुत जटिल प्रक्रियाएं हैं। तो आज हमने शरीर के कई मुख्य सिस्टम्स पर बात की। कार्डियोवैस्कुलर, नर्वस, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, और ये साफ हो गया कि शरीर को एक अकेली मशीन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो कई जटिल और अद्भुत सिस्टम्स का एक अविश्वसनीय नेटवर्क है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, एक दूसरे पर निर्भर हैं। दिल खून लौड़ा रहा है, दिमाग कमांड दे रहा है, पेट खाना पचा रहा है, फेफड़े सांस ले रहे हैं, गुर्दे सफाई कर रहे हैं, हार्मोन संदेश पहुंचा रहे हैं। और ये सब एक दूसरे के साथ इतने सटीक तालमेल में काम कर रहे हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। सब कुछ अपने आप होता रहता है।
यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है ना। हमारे अंदर हर पल, हर सेकंड अनगिनत प्रक्रियाएं चल रही हैं, बिना हमारे सोचे, बिना हमारे कुछ किए। ये एक ऐसा जटिल, नाजुक संतुलन है जो हमें जीवित रखता है, हमें दुनिया का अनुभव करने देता है। बिल्कुल। अगली बार जब आप बस यूं ही एक सांस लें या अपने दिल की धड़कन महसूस करें, तो जरा एक पल के लिए सोचिए उस अंदरूनी दुनिया के बारे में जो चुपचाप लगातार आपके लिए काम कर रही है। ये वाकई में अद्भुत है। बिल्कुल। और इसी अद्भुत सोच के साथ मुझे लगता है आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करने का समय आ गया है। हाँ, बिल्कुल।